चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपनी हेलोजन फैमिली के बारे में। ठीक है। अच्छा। तो हेलोजन फैमिली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके बारे में बात करनी है। ठीक है। टॉप टू बॉटम आने पर फोर्स जो है, यहाँ फोर्स ड्यू टू मास ही लग रहा है, तो फोर्स क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिस कारण से ये एग्जिस्ट करती है गैसियस फेज में। ये भी गैस है। ठीक है। ये आपका लिक्विड है और ये आपका सॉलिड है। ठीक है। अच्छा। फोर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, इसका मतलब यदि हम इनमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें, ठीक है, इनके इनके बारे में, तो बॉइलिंग पॉइंट, चूंकि टॉप टू बॉटम जाने पे फोर्सेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फोर्सेस बढ़ रहे हैं यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी फोर्स, कौन से फोर्स, फोर्स ड्यू टू मास, ये आपका बढ़ रहे हैं, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होंगे, लगातार इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है। सेम कहानी इधर भी है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं है, कई सारी चीजें हम लोग की पहले से पढ़ी हुई भी हैं। ठीक है। अच्छा। अब यहां पर सबसे पहले इनके कलर के बारे में बात करते हैं। इसका कलर होता है पेल येलो। ठीक है। इसका कलर है ग्रीनिश येलो। ठीक। इसका कलर है कुछ रेड ब्राउन। ठीक है। और इसका कलर है हमारा वॉयलेट। ठीक है। अब देखो, इनके अंदर जो कलर आने का कारण है, कलर आने के कई सारे कॉज होते हैं। जैसे आपने अब तक कौन कौन से कॉज देख लिए हैं, आपने फ्लेम टेस्ट पढ़ लिया है, ठीक है ना, फ्लेम में कलर आने का कारण पढ़ लिया है। आपने देखा था कोलाइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण कलर आने का कारण पढ़ लिया है। आपने एफ सेंटर के दौरान जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है, उसके अंदर कलर आने का कॉज पढ़ लिया है। आपने ग्रुप वन की मेटल को जब अमोनिया के अंदर मिलाया गया है तो उसका कलर पढ़ लिया है, उसके अंदर कलर वही उसी कारण एफ सेंटर टाइप के कारण ही कलर आता है। तो कई सारे कॉज में यहाँ जो कलर आने का कारण होता है, इन सब में वो होता है होमोल्यूमो ट्रांजिशन या लो आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। टॉप टू बॉटम में बात कर रहा हूं कि लो आयनाइजेशन एनर्जी के कारण इनके कलर ये आते हैं, इनके कलर ये। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक सेकंड में बताता हूं। देखिए, होता क्या है कि यदि F2 का आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, तो F2 के अंदर कुछ ये केसेस होते हैं। ऐसा यहां आता है पाई 2p वाई स्टार, पाई 2p जेड स्टार। ठीक है। और ऊपर खाली होता है कौन सा, सिग्मा 2p एक्स स्टार। ये भरे होते हैं, ये खाली होते हैं। ठीक है। आयोडी फ्लोरीन के केस में गैप बड़ा होता है। टॉप टू बॉटम आने पर ये गैप जो है छोटा होता जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस की पावर जो है बढ़ती जाती है, तो गैप कम होता जाता है। ठीक है। यानी यहां से एक्साइट करने के लिए आपको एनर्जी जो देनी पड़ेगी ज्यादा। ये एक्साइटेड हुए, ऊपर गए, जब नीचे आए तो ये करस्पॉन्डिंग रेडिएशंस को बाहर फेंक रहे हैं। ठीक है। तो ये इन इलेक्ट्रॉनों का इन ऑर्बिटल में एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के कारण ही ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर आते हैं। ठीक है। सर, आयनाइजेशन वाली बात क्या है? आयनाइजेशन वाली बात यह है कि यहां एनर्जी गैप कैसा है, ज्यादा। इसके अंदर ज्यादा बड़ा वेवलेंथ, ज्यादा छोटे वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होगी या ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी
इस एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन में, जबकि आयोडीन के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन में। तो कलर जो है ये होमोल्यूमिन ट्रांजिशन के कारण या एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन में दी जाने वाले कम और ज्यादा रेडिएशंस के कारण आते हैं। ठीक है, तो ये एक नई चीज आपको पता चली। ठीक, अब यहां पर मैं कुछ पुरानी चीजों के बारे में बात कर लेता हूं। वो पुरानी चीजें हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर इन सब में यदि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में मैं आपसे बात करवाऊं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, बीडी का ऑर्डर, तो ये मैंने बताया है आपको। ठीक है, याद है, एफ एफ रहता था, सी एल रहता था, बी आर रहता था। ठीक है, और ये आपका यहां पहुंच जाता है, मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी, इसकी, फिर इसकी, फिर फ्लोरीन वाले की, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमीन की, और उसके बाद आयोडीन की, सॉरी फ्लोरीन की। ठीक है, अच्छा, ये हम लोग ने पहले देख रखा था। अच्छा, और चीजें जो हम लोग ने पहले पढ़ रखी थी वो क्या चीज थी? अरे यार, जा भैया, चला गया। उसके बाद जो सेकंड चीज हम लोग ने पढ़ रखी है वो पढ़ रखी है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस हिसाब से वेरी करती है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एटम में। ठीक है, तो ये इस हिसाब से वेरी करती है, इधर एफ क्लोरीन में बढ़ जाती है, उसके बाद इधर आता है नीचे, इसके नीचे ब्रोमीन और आयोडीन, ये ऑर्डर चलता था, याद आया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये ऑर्डर चलता था। ठीक, ये भी चीज हम लोग की पढ़ी हुई है। अच्छा, ये है पॉइंट नंबर 1, ए पॉइंट पढ़ा हुआ है हम लोग का, ये वाला पॉइंट भी पढ़ा पढ़ा सा है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और देखते हैं इसके अंदर और क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। इसके अंदर हम लोगों ने देखा हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर, सी में है एसआरपी ऑर्डर, कि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। एसआरपी का ऑर्डर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये चीज भी अपनी पढ़ी हुई है। इसके बाद डी ऑप्शन, ये भी अपना पढ़ा हुआ है, कि यदि इनके हाइड्रा एसिड के बारे में बात करी जाए तो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या चीजें होती हैं। तो यदि हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो इसका ऑर्डर ये चलता था, याद है, सबसे ज्यादा पहले फोर्स ड्यू टू चार्ज यानी एच एफ, फिर फोर्स ड्यू टू मास यानी एच आई, फिर उसके बाद एच बी आर, फिर उसके बाद सबसे कम है किसका, एच सी एल। ठीक, ये था फोर्स ड्यू टू चार्ज पहले, फिर मास। मेल्टिंग के वक्त मैंने क्या बताया आपको, कि सॉलिड स्टेट में इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जबरदस्त हो जाती है एचएफ के अंदर, तो यहां पर, सॉरी, सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेकार हो जाती है, गैसियस फेज में अच्छी रहती है। तो जब आपका सॉलिड फेज में, गैसियस फेज बोलो या लिक्विड फेज बोलो, बात है कि बॉयल करने के लिए लिक्विड फेज की जरूरत है ना, तो मेल्टिंग के वक्त जब सॉलिड फेज में आते हैं तो एचएफ के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो जाती है वो बेकार हो जाती है। इसी कारण से इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले आता है फोर्स ड्यू टू मास यानी एच आई, फिर आएगा क्या, चार्ज वाला। अब चार्ज वाला तो चूंकि एक केस में है, बाकियों में तो फिर फोर्स ड्यू टू मास, मतलब सबसे जबरदस्त हो गया एच आई, फिर हो गया एच एफ, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा एच बी आर, और देन एच आई, सॉरी एच सी एल। ठीक है, ये है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये सारी चीजों में हमने काफी चीजें यहां देखी हुई थी। अब मैं आगे आपको ले चल रहा हूं कुछ नई चीजें सिखाने के लिए। उन नई चीजों को सिखाने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाऊं, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ
फ्यू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं आपको इसकी पूरी टेबल नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना, मुझे पहले लगता है कि मैं थोड़े से सिखा दूं, फिर मैं आपको इसकी पूरी टेबल दूंगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट मैं बता रहा हूं, जैसे फुल ओजोन बर्बाद, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्लीचिंग पाउडर, फुल ओजोन बर्बाद, ये रहते हैं। बीच में कुछ और आते हैं, ठीक है। फिर KMnO4 H प्लस आता है। फिर आपका आगे चलने पर इसके बाद आता है MnO2। MnO2 के बाद फिर आता है आपका K2Cr2O7। कैसे सर, आपको याद कैसे? मैंने कहा ना, मुझे पूरी सीरीज की एक वो बना हुआ है मेरे पास, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलने पर आता है Cl2, ठीक है। फिर Cl2 के बाद आगे आता है, इसके आगे जाने पर HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड। इसके बाद आता है H2SO4, ठीक। H2SO4 के बाद फिर Br2 और फिर I2 वाले कंपाउंड, ठीक है। तो ये एक जनरल ट्रेंड चलता है। सबसे तगड़ा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत भयंकर तरीके से रिड्यूस होता है और सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। मतलब ये बहुत तगड़ा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज पहले यहां सिखाऊं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो बच्चों, हमारे पास ऑक्सी जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये जो लिए गए हैं, उनमें ये तो हम जानते हैं, HNO3 की कहानी हम लोग जानते हैं। यहां मैं आपको बताऊं कि H2SO4 यदि कॉन्सेंट्रेटेड है, तब तो ये अपना शो कर सकता है कौन सा नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है ना। यानी ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो चीजों को ऑक्सीडाइज करता है, बट ये पावर जो है, ये आपका डाइल्यूट के अंदर नहीं होती है, ठीक है। HNO3 कैसा भी हो, वो आपका हमेशा ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। आपको याद होगा, मेटल से भी रिएक्ट कर रहा था, नॉन मेटल से भी रिएक्ट कर रहा था, सब में वो खुद को रिड्यूस करवा रहा था। तो ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट की कंडीशन जो है इस पर आती है। इसी तरह से मैं एक और चीज बोल देता हूं यहां पर, HCl चाहे डाइल्यूट हो तो भी बेकार है, बेकार मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो नहीं करता, और चाहे कॉन्सेंट्रेटेड है तो भी चीजों को ऑक्सीडाइज नहीं करता। सर, ये ऑक्सीडाइज करने और ना करने का मतलब क्या है? मतलब ये है, देखो मैं इसको सिखाता हूं। जैसे आपको मैंने HNO3 जब ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा था, तो मैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म का लिख रहा हूं, इसकी तो कई सारी चीजें, तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म पर वो इस तरह से बिहेव करता था, H2O, NO2, और वो चीजों के सामने निकाल कर रखता था अपनी जेब से नेसेंट ऑक्सीजन। तो जो रिएक्ट नहीं करना चाहते थे, वो नेसेंट ऑक्सीजन देखकर रिएक्ट करते थे। याद करो, P4 की रिएक्शन करवाई थी हमने, I2 की रिएक्शन, बोरॉन की रिएक्शन, सल्फर की रिएक्शन, ठीक है ना, इन सब की रिएक्शन यहां पर कराई थी। इसी तरह से जब HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो वो अपनी जेब से निकालकर ये भी दिखाता है क्या, ऑक्सीजन। और कैसे, वो इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन ये होती है, ये H2O सेम तरीके से H2O, SO2 और नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक। इस तरह से ये अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। अब मान लो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया एक चीज का और दे रहा हूं, मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक। इसमें है लेके 12 सर का नाम, अपन इसमें पूरी सीरीज नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है। पीबी, ठीक है, यहां जिंक भी है, पीबी, फिर हाइड्रोजन, ठीक है, कॉपर,
फिर नीचे आपका सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम। ऐसे एक जनरल ट्रेंड मैंने बताया, ठीक है। हमने कहा ना सारी चीजें याद करने वाली अभी नहीं दे रहा हूं मैं, धीरे धीरे इनको, मुझे पता है मुझे कब क्या करना है। ये आपका हाइड्रोजन है। इससे ऊपर वाली मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव का मतलब ये आराम से क्या कर सकती हैं, एम को कन्वर्ट कर देंगी एम प्लस में, एम प्लस एन, और निकाल देंगी एक एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन इनकी रिएक्टिविटी कम है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगी जो हाइड्रोजन से नीचे आ रही हैं, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, ये कॉन्सेंट्रेटेड, और इसका चक्कर क्या है, जैसे मान लो ये ऊपर वाली मेटल है, ठीक है। इनकी रिएक्टिविटी कैसी है, ज्यादा। अब हमने लिथियम या जिंक ले लेते हैं, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने जिंक ले लिया, ठीक है। अब मैंने जिंक की रिएक्शन कराई H2SO4 के साथ, डाइल्यूट। मुझे यहां कॉन्सेंट्रेटेड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो आपका, इसके लिए जरूरत इस चीज की नहीं है कि कोई ऐसी चीज आए जो जेब से निकाल कर ऑक्सीजन दिखाए तभी ऑक्सीडाइज होंगी, नहीं, ये तो तुरंत ही ऑक्सीडाइज हो जाती है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो यहां होगा क्या, यहां बनेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। ये कैसे हुआ होगा प्रोसेस, जरा सोचो। ऐसे हुआ होगा प्रोसेस कि डाइल्यूट H2SO4 टूट गया होगा ट्वाइस H प्लस और SO4 माइनस 2 में, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए होंगे, ये आ गया होगा आसानी से Zn+2 में। Zn+2 और इसने कंबाइन होकर बना लिया होगा ZnSO4। इसके द्वारा छोड़ा गया इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिला होगा और इसने बना लिया होगा हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इनको मिला होगा और इसने बना लिया होगा हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, यही प्रोसेस अब मान लो मैं कॉपर से कराने जाता। कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, कॉपर प्लस H2SO4 डाइल्यूट। चूंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा है तो क्या ये डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसको तो जेब से निकाल कर दिखानी पड़ेगी ऑक्सीजन, तब जाकर ये रिएक्शन करेगा। मतलब इसके साथ नो रिएक्शन, कुछ नहीं होने वाला। तो अब क्या किया जाए, अब यदि आपको इसको रिएक्ट करवाना है तो आपको लेना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एसिड, यानी Cu प्लस H2SO4। लेकिन ये H2SO4 कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। अब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड लोगे तो क्या होगा, H2SO4 टूटेगा। H2SO4 टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा, ऐसे होगी रिएक्शन, H2SO4 टूटा, इसने बनाया H2O SO2 और नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन जब दिखाई देगी किसको, कॉपर को, जैसे ही अपनी आंख खोलकर देखेगा, ओ सामने नेसेंट ऑक्सीजन, तुरंत इसको इसके साथ रिएक्शन करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बना लेगा कॉपर का ऑक्साइड। पहले बना लेगा क्या, कॉपर का ऑक्साइड। चूंकि रिएक्शन एक्वस फेज में हो रही है तो बनेगा क्या, कॉपर का हाइड्रोक्साइड। कॉपर का हाइड्रोक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का है, एसिड पड़ा ही हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन होगी। क्या बनेगा, यहां से फॉर्म होगा CuSO4, ठीक। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ओवरऑल प्रोडक्ट बन जाएगा ये CuSO4 प्लस SO2 प्लस वाटर, ये बनेगा, ठीक है। सर यहां पर वो कहां चला गया, समझ में आया क्या चीज हुई, CuSO4, यहां देखो ये चीज है, इसकी रिएक्शन सोचो इसके साथ क्या होगी,
कॉपर का बन गया सल्फेट और क्या बन गया वाटर, और ऊपर से SO2 तो थी, वो निकल ही रही थी। समझ में आई मेरी बात? यानी ये होगा इसका प्रोडक्ट। सर मान लो किसी ने इसके साथ और इनके साथ रिएक्शन कराई, क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स हैं? बिल्कुल। ये रिएक्शन देखो, जिंक आपका क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। लेकिन यहां पर ये रिएक्शन किसने कराई? ये रिएक्शन रिडॉक्स हो रही है इस जिंक की रिएक्टिविटी के कारण। यहां ये रिएक्शन रिडॉक्स हो रही है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के कारण, क्योंकि ये बेचारा तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा सर मान लो हमने इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करा दी तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही सोचो जैसे मैंने अभी बोला है कि कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कराई तो क्या होगा? जिंक ऑक्सीजन के बिना ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका Zn। मान लो ऑक्सीजन निकाल भी दिया इसने तो क्या करेगा? ये तो पहले ही कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर? जिंक+2 के अंदर। तो पहले ये रिएक्शन कर लेगा, ZnO बना लेगा, पानी के साथ रिएक्शन करके Zn का हाइड्रोक्साइड बना देगा और फिर इनके साथ रिएक्शन हो जाएगी। यानी इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो बनेगा ZnSO4 प्लस। प्लस क्या चीज होगी? क्या हाइड्रोजन निकलेगी? नहीं, क्योंकि यहां पर इसने अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करी है, तो यहां बनेगा SO2 और साथ में पानी पानी पानी। इतनी चीज समझ में आ गई? ठीक, तो ये हमने एक प्रॉपर्टी बताई आपकी H2SO4 की। अब मैं आपको इससे खेलना सिखाता हूं, इस वाली से। देखो बच्चों, अब मान लो हमने लिया सॉल्ट F-, Cl-, Br-। अब ये मेटल नहीं, अब मैं आ गया ऊपर वाली कहानी पर। यहां से इस जगह मैंने क्या सिखाया? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एसिड का मतलब, ऑक्सीडाइजिंग एसिड का मतलब। अब मैंने यहां लिया इन चीजों को, ठीक है। अब मैंने इन सब के साथ रिएक्शन कराई। अब तो ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल पर तो कॉन्सेंट्रेटेड ही काम करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की। अब देखो बच्चों यहां क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन कराई। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड इनके साथ क्या करेगा, ये अब हमें पता करना है। तो इसका पता करने के लिए आपको इस सीरीज में आना पड़ेगा। ये है आपका H2SO4, ठीक है। ये है आपका H2SO4 और ये इस जगह पर इस सीरीज में नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इस सीरीज में नीचे आ रहा है और इससे ऊपर क्या चीज लाई कर रही है? क्लोरीन लाई कर रहा है और फ्लोरीन लाई कर रहा है। इसी पर तो रिएक्शन देखनी है। मतलब क्या इनकी पावर जो है, इन दोनों की पावर, इन दोनों की पावर किससे ज्यादा है? H2SO4 से ज्यादा है। तो ये खुद रिड्यूस होंगे, H2SO4 को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ये खुद Cl- में आएंगे और H2SO4 को ये ऑक्सीडाइज कर देंगे। लेकिन H2SO4 खुद रिड्यूस होकर इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी पावर कैसी है? कम। मेरी बात फिर से सुनो, ये खुद रिड्यूस होकर H2SO4 को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये Cl- और F- की फॉर्म में कहीं पर हैं तो ये खुद ऑक्सीडाइज, खुद रिड्यूस होकर इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन यदि आप आगे देखिए, इधर चलिए, इन दोनों में Br2 में और इसमें, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, मतलब ये खुद रिड्यूस हो जाएगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब ऑक्सीडाइज का मतलब इसको नहीं, वो तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। इसका मतलब यदि आपके पास क्लोराइड का सॉल्ट है, फ्लोराइड का सॉल्ट है और आपने ले लिया H2SO4, ठीक, तो ये खुद रिड्यूस होकर इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, इसकी पावर इतनी नहीं है। लेकिन ये खुद रिड्यूस होकर अपने आगे आने वाले ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा,
ठीक है ना? पहले इस चीज को समझिएगा आप, अभी हम रुक जाते हैं बस इसको बताने के बाद। तो यहां क्या चीज होगी, ठीक है? यहां ये होगा कि देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का दो बिहेवियर होता है, ये हम लोग ने अभी ऊपर सीखा। ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, और ये एक एसिड भी है। ठीक, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का F माइनस के साथ कौन सा नेचर होगा? क्या ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी पावर तो बेकार है, तो यहां ये बिहेव करेगा एज ए एसिड। ठीक, अच्छा, जब कभी H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उसको मजबूरीवश बिहेव करना होता है एसिड की तरह, तो चूंकि पानी कम है, ये अपना एक ही H प्लस डोनेट कर पाता है और बनाता है हाइड्रोजन और बाईसल्फाइड आयन HSO4 माइनस। इसके अपोजिट जब डाइल्यूट H2SO4 होता है, तो वो तो कमबख्त हमेशा ही एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, और वो किसी के साथ जब भी रहेगा तो दो H प्लस निकालेगा और साथ में बनाएगा सल्फेट आयन। एक और इंफॉर्मेशन, लॉजिक पकड़ में आ रहा है बच्चों? ठीक, अच्छा, अब जरा चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बन रहा होगा। पहले यहां देखते हैं, इसके सामने तो ये कुछ नहीं है, ठीक है, यानी इसको ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा। ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा तो इसका मतलब यहां बनेगा, इसका शो होगा एसिडिक नेचर, तो ये बनाएगा HF प्लस क्या चीज, HSO4 माइनस। इतनी चीज समझ में आई? सेम सिचुएशन यहां पर HCl प्लस HSO4 माइनस, लेकिन Br और इसके साथ Br2 प्लस, अब यहां पर साथ में क्या बनेगी, SO2 और H2O, ये समझ में आया? Br2 के साथ SO2 और H2O, और सिमिलरली इसके साथ I2SO2 और H2O। ठीक, ये कहानी है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिए जाने की। ठीक है, लेकिन मान लो आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 न लिया और आपने ले लिया H3PO4, इसकी जगह कॉन्सेंट्रेटेड की जगह ले लिया आपने H3PO4। तो H3PO4 के बारे में आपको अभी तक दो एसिड के बारे में, इनफैक्ट तीन के बारे में पता चल चुका है। HCl के बारे में पता चल चुका, H2SO4 के बारे में पता चल चुका, HNO3 के बारे में पता चल चुका। एक और पता कर लो, H3PO4 ये आपका नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। ये आपका इस तरह से टूटकर नेसेंट ऑक्सीजन नहीं देता। मतलब यदि आपने H3PO3 के साथ रिएक्शन कराई H2SO4 की जगह, तो आपका हर कंडीशन में ये एसिड की तरह ही बिहेव करेगा, यानी इस वक्त सब जगह से निकलेगी क्या, HF, HCl, HBr और HI। इतनी चीज समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, मान लो एक काम और कर देते हैं हम, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमने ये मिलाया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक, और इसके साथ ऐड कर दिया विथ KMNO4, ये ले लो या MnO2 ले लो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लो और KMNO4 और MnO2 कुछ भी ले लो। अब देखो मैंने क्या किया, यहां पर फिर से सीरीज में आओ, मैंने H2SO4 तो लिया,
ठीक है, लेकिन मैंने साथ में इनमें से किसी को ले लिया। अब होगा क्या? जैसे ही क्लोराइड दिखेगा, ये तो दम हार जाएगा, ये तो क्या करेगा, हम तो भाई HCl बना रहे हैं, लेकिन ये जो है, इनकी पावर कैसी है? इनकी पावर Cl से Cl2 से ज्यादा है, तो ये खुद रिड्यूस हो जाएंगे और यहां से कौन सी गैस को बाहर निकाल देंगे, Cl2 को। मतलब यदि मैंने ये कर दिया, ये केस कर दिया, तो इस वक्त जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, देखो HF का तो कोई कुछ नहीं कर सकता, फ्लोरीन, समझ रहे हो ना, इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाकियों में जो गैस निकलेगी वो अब निकलने लगेगी Cl2, Cl2, Br2 और I2। ठीक, चलो मैं थोड़ी सी और बातें करता हूं इसको लेकर, ताकि जो ऑक्सीजन फैमिली है ना, उसमें अपना काम और कम हो जाए, क्योंकि ये वहीं पर आएगा। इसको पहले जल्दी से देखो।